नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों, मेरा नाम विक्रांत गोस्वामी और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपनी हिंदी की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। आप जानते हैं कि हमारी संधि चल रही है, इससे पहले हम स्वर संधि को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है, कितने इसके नियम हैं, वो सारे फुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम देखते हैं व्यंजन संधि हम कहते किसको हैं। तो देखिए, इसके नाम से ही क्लियर है। जैसे स्वर संधि जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। इसमें क्या आ गया, व्यंजन संधि आ गई। तो दो व्यंजनों के परस्पर मिलने से या फिर एक व्यंजन और एक स्वर के मिलने से जो भी परिवर्तन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, व्यंजन संधि बोलेंगे। किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। हम लिखते हैं सत प्लस जन। अब देखिए, अगर मैं इस तरह से सत प्लस जन लिखूंगा तो आप जानते हैं इस ता के एंड में क्या आ रहा होगा, स्वर आ रहा होगा। ये कैसे बनेगा, त प्लस आ। इसका मतलब स्वर का मेल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर स्वर का मेल इससे होगा। इसका मतलब ये हमने गलत लिखा है। आप जब भी संधि का संधि विच्छेद करेंगे तो एक चीज याद रखनी है कि यहां पर सिर्फ वर्ण आएगा। क्या आएगा, सिर्फ वर्ण आएगा, पूरा का पूरा व्यंजन नहीं आएगा। अब मैंने ता के नीचे हलंत लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर सिर्फ ये ता वर्ण है। अब अगर हम इस जा को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जा वर्ण प्लस आ। जा वर्ण प्लस आ। इसका मतलब किस किस का मेल हो रहा है, ता और जा का मेल हो रहा है ना। इसमें पहले क्या आएगा, वर्ण आएगा। इसमें यहां पर हमारा तावर्ण दिया हुआ है। तो इन दोनों का मेल होकर क्या बन जाएगा, हमारा शब्द बन जाएगा सज्जन। यानी जो ये हमारा यहां पर तावर्ण था ये परिवर्तित होकर क्या बन गया, जा बन गया। इसी तरह से इसके बहुत सारे नियम है कि किस वर्ण के मिलने पर क्या चेंजेस आएंगे, वो सब हम वन बाय वन देखते हुए चलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको व्यंजन संधि समझ में आ गई होगी। इसमें जो मेन चीज क्या है कि हमारा जो ये आखिरी वर्ण होगा ये हमेशा कैसा होगा, हलंत के साथ होगा। इसमें क्या नहीं होगा, इसमें स्वर नहीं होगा। अगर इसमें स्वर होगा तो क्या होगा, स्वर का मेल हो जाएगा। इसीलिए यहां पर क्या होगा, हमेशा वर्ण होगा जो भी हलंत के साथ लिखा होगा। तो अब देखते हैं इसमें कई सारे नियम है। कुछ मां संबंधी नियम है, कुछ ता संबंधी नियम है, कुछ नियम है हमारे जो प्रथम अक्षर है हर वर्ग के स्पर्श व्यंजन के, उनके लिए कुछ नियम है। तो हम वन बाय वन नियम देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला नियम हमें क्या बताता है। सबसे पहला नियम बच्चों हमारा ये है कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण, अब आप जानते हो कि मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्ग का पहला वर्ण कौन सा होता है, कचट तप। कचट तप याद करने का तरीका बताया था कि हमारे कितने वर्ग हैं, हमारे टोटल 5 वर्ग हैं और उन पांचों वर्गों में कितने, 5 वर्ण हैं। तो पांचों वर्ग का हमारा पहला अक्षर कौन सा होता है, क च ट त प। ये हमारे 5 क्या है, पहले अक्षर है ना। वर्णमाला जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चीज बतलाई थी। तो हमारे जितने भी पहले वर्ण हैं हर एक वर्ग के, उनका मेल यदि तीसरे वर्ण से, चौथे वर्ण से या फिर या रा ला वा हा या किसी स्वर से हो जाए तो का क्या होगा, गा में परिवर्तित हो जाएगा, चा जा में परिवर्तित हो जाएगा, टा डा में। इसका मैं आपको एक चार्ट बना के समझा देता हूं। देखिए, हमारा पहला वर्ण क्या है, सब उसका का च ट त और पा। अब यहां पर बात हो रही है क्या, वर्ण की, तो इनको हम वर्ण में लिख देते हैं। ये हमारे 5 वर्ण हो गए पहले, है ना। इसके बाद क्या आता है, का खा गा घा खाली, है ना। फिर क्या आता है, चा छा जा झा टा ठा डा धा णा ता था दा धा ना पा फा बा। पा तो पहले ही आ गया था, पा हमने दोबारा लिख दिया, इसको सही कर देते हैं। पा फा बा भा और मा, ये हमारे पहले वर्ण हो गए।
ये हमारे बाकी के वर्ण हो गए। तो हमारा नियम क्या कह रहा है कि हमारे पहले वर्ण का मेल अगर तीसरे वर्ण से हो या फिर चौथे वर्ण से हो या फिर या, रा, ला, वा और हा से हो अथवा किसी भी स्वर से हो, किसी भी स्वर से हो, तो ये हमारे परिवर्तित होके क्या बन जाएंगे, ये अपना परिवर्तित होके तीसरे वर्ण में, तीसरा जो वर्ण है उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। इनका ये बन जाएगा, इसका तीसरा वर्ण जा, इसका तीसरा वर्ण डा, इसका तीसरा वर्ण दा और इसका तीसरा वर्ण बा। ठीक, तो अगर हमारा मेल पहले वर्ण का मेल तीसरे या चौथे अपने ही वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से हो या फिर या, रा, ला, वा, हा से हो अथवा किसी भी स्वर से हो, तो क्या होगा हमारा, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे अब अगर का को गा से मिलाएंगे तो ये क्या क्या, ये जो हमारा का है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा गा। दिक प्लस गज, अब ये का किससे मिला, ये का मिला अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण से, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर देखिए ये का किससे मिला, एक स्वर से मिला, अब स्वर से मिला तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो गया। चा किससे मिला, एक स्वर से मिला तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो गया। टा किससे मिला, स्वर से मिला तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो गया। ठीक, इसी तरह से अगर ये पहले अक्षर जो है हमारे पहले वर्ण जो है ये तीसरे की जगह चौथे वर्ण से मिलने लगे, घा से मिलने लगे, झा से मिलने लगे, तो भी क्या होगा, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखिए ता किससे मिला, भा से मिला, तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा, दा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पा जा से मिला तो किस में कन्वर्ट होगा, तीसरे वर्ण में कन्वर्ट होगा। ता किससे मिला, यहाँ पे स्वर से मिल गया, ई पहले नहीं धा से मिल गया अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण से, तो धा से मिला तो क्या हुआ, दा में कन्वर्ट हो गया। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि अगर हमारा जो पहला वर्ण है का, चा, टा, ता, पा, ये वर्ण किसी भी तीसरे वर्ण से मिलेंगे या चौथे वर्ण से मिलेंगे या फिर या, रा, ला, वा, हा से मिलेंगे या फिर किसी स्वर से मिलेंगे, तो ये क्या करेंगे, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, पहला वर्ण कौन सा हमारा, क, च, ट, त, प का मेल न या मा वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा अक्षर आ जाएगा। क्या होगा, उनके स्थान पर क्या आ जाएगा, उसी वर्ग का पांचवा अक्षर आ जाएगा अगर उनका मेल किससे हो रहा है, ना से या फिर मा से। किसका, पहले वर्ण का, हर एक वर्ग के पहले वर्ण का मेल यदि ना या मा से होगा तो क्या होगा, वो अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में, पांचवें वर्ण में बदल जाएंगे। जैसे वाक प्लस मैं क्या बन गया, डा में कन्वर्ट हो गया ये। ऐसे ही अच प्लस नाच किस में कन्वर्ट हो गया, अया में कन्वर्ट हो गया। टा, टा का मेल मा से हो गया तो क्या हुआ, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल गया। तो जब भी क्या हो हमारा, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल ना या मा से हो जाए तो क्या होगा, वो अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में, पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हमारे दो नियम हो गए पहले वर्ण के लिए। क्या क्या नियम हो गए, आप इनको बिल्कुल याद रखिएगा। क्या क्या नियम हो गए कि अगर पहला वर्ण तीसरे चौथे, पहला वर्ण तीसरे या चौथे वर्ण से मिलेगा या फिर या, रा, ला, वा, हा से मिलेगा या फिर किसी भी स्वर से मिलेगा, तो वो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा किसमें, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। ठीक, दूसरा नियम क्या कहता है हमारा कि अगर हमारा पहला वर्ण जो भी है हर एक वर्ग का, वो किससे मिलेगा, वो ना या मा से मिलेगा, तो क्या होगा, वो परिवर्तित हो जाएगा अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में। ठीक,
ये दो नियम हमारे किससे संबंधित हो गए? ये दोनों नियम हमारे संबंधित हो गए पहले वर्ण से, हर एक वर्ग के पहले वर्ण से। ठीक, अब सेकंड हमारा आता है, कुछ नियम है हमारे ता से संबंधित। ता से संबंधित नियम हम देखते हैं। ता से संबंधित कई सारे नियम हैं। क्यों? क्योंकि ता हर एक बार अलग चीज में कन्वर्ट होता है, तो कब किससे मिलके कैसे कन्वर्ट होगा ये हम वन बाय वन देखते हुए चलेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं, यदि ता का मेल गा घा दा धा बा भा या रा वा या किसी स्वर से हो जाए तो दा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं इससे पहले भी कि भाई ता का मेल क्या हो, तीसरे चौथे वर्ण से हो या फिर यारा वा से हो या फिर किसी स्वर से हो तो ये दा में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हमने ता के नियम में सबसे पहले स्थान पर रख दिया। ये हम पहले भी अभी इससे पहले वाले में कचट तप में देख चुके हैं। तो क्या होगा, ये दा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, दूसरा नियम देखते हैं ता से संबंधित ही। दूसरा नियम क्या कहता है, यदि ताक से परे मतलब ता के बाद चा या छा आ जाए, चा या छा आ जाए तो चा क्या हो जाएगा, चा हमारा चा में ता हमारा क्या होगा, चा में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर ता का मेल क्या हो, चा या छा से हो रहा हो तो ता किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चा में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर जा या झा से हो रहा हो तो ता किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जा में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि टा या ठा से हो रहा हो तो ता किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा टा में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि डा या ढा से हो रहा हो तो डा में कन्वर्ट हो जाएगा और ला से होने पर ला हो जाता है। ठीक, तो ये यहां पर क्या बताया हमने, देख लेते हैं एक बार कि यदि ता का मेल हमारा किससे हो रहा हो, च वर्ण से हो रहा हो या फिर छ वर्ण से हो रहा हो तो ये क्या बन जाएगा, दोनों मिलके चा बन जाएगा। ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, चा वर्ण बना देंगे। ठीक, दूसरा अगर ता का मेल हमारा किससे हो रहा हो, जा या जा वर्ण से या फिर झा वर्ण से हो रहा हो तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, जा वर्ण ही बनाएंगे। ठीक है, तीसरा अगर ता वर्ण का मेल हमारा किससे हो रहा हो, टा वर्ण से या फिर ठा वर्ण से हो रहा हो तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, टा वर्ण बनाएंगे। अगर ता वर्ग का मेल हमारा किससे हो रहा हो, डा से हो रहा हो या फिर ढा से हो रहा हो तो ये दोनों मिलके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डा में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे ही ता का मेल अगर हमारा किससे हो रहा हो, ला वर्ण से हो रहा हो तो ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ला वर्ण में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा ता का दूसरा नियम हो गया कि अगर ता हमारा इन वर्णों से मिलेगा तो इन चीजों में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम देखें अगर उच्चारण का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या आ रहा है, दो चा आ रहे हैं, दो चा जहां आ रहे होंगे वहीं से टूटेगा तो उत प्लस चारण। अब ये ता किससे मिला, चा से मिला तो इसने ये चा वर्ण में कन्वर्ट हो गया। सत जन, ता किससे मिला, जा से मिला तो किस में कन्वर्ट होगा, जा में ही कन्वर्ट होगा, सज्जन। उत झटिका, अब ता किससे मिल रहा है, झा से मिल रहा है तो जब जा और झा से मिलेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, जा में ही कन्वर्ट होगा, उज्झटिका। तत् प्लस टीका, ता किससे मिला, टा से मिला तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये नियम आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। ज्यादा से ज्यादा आप जब संधि विच्छेद के शब्द देखेंगे तो ये नियम आपको इजीली याद होते चले जाएंगे। अब ता का हम देखते हैं तीसरा नियम, ये भी ता से ही रिलेटेड नियम है। क्या है, ता का मेल यदि शा से हो तो ता को चा में और शा को छा में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी अगर ता का मेल किससे हो जाए, हमारे शा वर्ण से हो जाए तो ये क्या होगा, ये ता किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चा वर्ण में, और ये शा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, छा वर्ण में। ये दोनों ही बदल जाएंगे, ये दोनों ही क्या होंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। ता बन जाएगा चा और शा बन जाएगा छा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, उत प्लस श्वास, तो यहां पर क्या हुआ, ता का मेल शा से हुआ तो उच्छ्वास बन गया, ये चा में कन्वर्ट हो गया और ये छा में कन्वर्ट हो गया। उत प्लस शिष्ट, उच्छिष्ट, ये चा में कन्वर्ट और ये छा में कन्वर्ट। सत प्लस शास्त्र, सच्छास्त्र। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, आप देखना इसमें से क्वेश्चन जरूर फंसेगा आपको। क्या हो रहा है, ता का मेल जब शा से हो रहा हो तो ये चा और छा में कन्वर्ट, दोनों ही कन्वर्ट हो जाएंगे। ता का बन जाएगा चा
और शा का बन जाएगा हमारा क्या, छा। चलिए अब देखते हैं ता का हमारा चौथा नियम, ता से संबंधित जो हमारा चौथा नियम है क्या कहता है, यदि ता का मेल हा से हो तो ता का दा बन जाता है और हा का क्या बन जाता है, धा बन जाता है। ठीक, ता का मेल क्या हो, हा वर्ण से हो रहा हो, ता का मेल हमारा हा वर्ण से हो रहा हो तो क्या होगा, ये ता किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो हमारा हो जाएगा दा में कन्वर्ट। ता किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ता किस में परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा, दा में बदल जाएगा। और ये जो हा है ये किस में बदल जाएगा, ये धा में बदल जाएगा। ये हमारा क्या है, चौथा नियम है। ता बदल जाएगा दा में और हा बदल जाएगा धा में। जैसे उत प्लस हार क्या हो जाएगा, उद्धार। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, कई बारी ऐसे ही शब्द होते हैं, तद्धित जो शब्द है इसका संधि विच्छेद एग्जाम में कई बार आ चुका है। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो मोस्टली तीसरे और चौथे नियम से ही बनते हैं, क्योंकि इसी में क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा गलत कर देता है, उसको लगता है भाई उद्धार है तो इसका क्या होगा, उत प्लस धार, है ना, तो ये क्या होता है, ये गलत हो जाता है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी ता हमारा हा से मिलेगा तो क्या बनेगा, ता हा से मिलके ता कन्वर्ट हो जाएगा दा में और हा कन्वर्ट हो जाएगा धा में। ठीक है, इसी तरह से आप इसका संधि विच्छेद भी याद कर सकते हैं कि जब आपको दा और धा दोनों एक साथ मिले तब आप समझ जाना कि शब्द यहीं से टूटेगा और धा किस में बदलेगा, धा बदलेगा हमारा हा में और ता किस में बदलेगा, ता बदलेगा हमारा दा में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा आया कौन सा, छा संबंधी नियम, जो हमारा वर्ण छा है उससे संबंधित नियम देखते हैं। छा में क्या होता है, स्वर के बाद यदि छा वर्ण आ जाए, स्वर के बाद यदि छा वर्ण आ जाए तो छा से पहले चा वर्ण बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अब इस नियम में क्या होगा, इस नियम में आप देखोगे कि जो ये बाद वाला शब्द है ये किसके साथ होगा, ये स्वर के साथ होगा हमेशा। ये किसके साथ होगा, स्वर के साथ होगा, ये वर्ण अकेला नहीं लिखा हुआ। इससे पहले हम कैसे लिख रहे थे, हर एक वर्ण को अकेला लिख रहे थे, यानी उसके नीचे हलंत लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ भाई, हलंत नहीं है और यहाँ पर क्या है, हमारा एक स्वर आ रहा है। जैसे यहाँ पर अ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। तो ये सब स्वर, कोई सा भी स्वर जब छा से मिलेगा तो क्या होगा, चा शब्द आ जाएगा वहां पे एक्स्ट्रा। ये नहीं कि ये छा कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं, वहां पर चा शब्द एक्स्ट्रा आ जाएगा। चा जो हमारा अक्षर है, वर्ण है, वो एक्स्ट्रा आ जाएगा। जैसे स्व प्लस छंद, तो क्या हुआ, यहाँ पर स्व भी आ गया, छंद भी आ गया और ये चा हमारा क्या हुआ, इसको हमने जोड़ दिया, स्वच्छंद बन गया। आ प्लस छादन, आच्छादन, अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। तो ये जो चा है हमारा, छा से पहले जो आ रहा है, ये किस कंडीशन में आएगा, ये हमारा तब आएगा जब हमारा पहले स्वर आए और बाद में क्या आए, बाद में हमारा छा वर्ण आए। ये बात याद रखिएगा कि स्वर पहले आना है और छा बाद में आना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये कुछ नियम आ गए किससे संबंधित, मां से संबंधित। मां संबंधी नियम भी ये 2-3 नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या कहता है, यदि मां के बाद का से मां तक कोई व्यंजन हो, यानी मां के बाद में क्या हो, का से लेके मां तक, मतलब का खा गा घाना चा छा डा ढाना ता था दा, सारे के सारे व्यंजन मां तक क्या हो, अगर मां के बाद का से लेकर मां तक कोई भी व्यंजन हो तो जो हमारा मां है वो किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। यानी जो ये हमारा मां है ये किस में चला जाएगा, ये अंक की बिंदी में चला जाएगा। किस कंडीशन में, जब हमारा क्या हो, मां वर्ण के बाद कोई भी का से लेकर मां तक कोई भी व्यंजन हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। किम प्लस चित किंचित, सम प्लस कल्प संकल्प, सम प्लस तोष संतोष, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण। देखिए इसमें ही ये चीजें बहुत ध्यान रखने वाली चीजें हैं। क्यों, क्योंकि अगर आपसे वहां पर किंचित का संधि विच्छेद दे दिया तो वो ऑप्शन में क्या देगा, किम भी देगा और किन भी दे देगा। तो अधिकतर बच्चे किन लगा देते हैं। तो आपको याद रखना है कि अनुस्वार जिस भी शब्द में लग रहा हो वो कैसे टूटेगा, वो हमेशा मां में टूटेगा।
वो हमेशा किस में टूटेगा? माँ में टूटेगा। यदि का से लेके माँ तक कोई भी वर्ण उसमें आ रहा है तो बाद में, ठीक है। का से लेके माँ तक किसी भी वर्ण का मेल अगर माँ से हो रहा है तो वो किस में टूटेगा? हमेशा वो हमेशा आपके अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं माँ का दूसरा नियम। तो क्या होगा यहाँ पर कि अगर माँ के बाद माँ आ रहा है तो क्या होता है? ये द्वित हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि द्वित व्यंजन क्या होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि आपको शब्द दे दिया और उसने पूछा कि द्वितीय व्यंजन किस में है। तो द्वितीय व्यंजन बच्चों हम बोलते हैं किसको? कि जब दो समान व्यंजन एक साथ आ जाए। जब क्या हो? दो समान व्यंजन एक साथ आ जाए। जैसे ये लिखा है सम्मान, अब यहां पर दो माँ क्या हो गए? इसको अगर तोड़े तो क्या होगा? माँ प्लस आ। अगर हम इतने इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मावर्ण प्लस स्वर। तो जब दो वर्ण एक साथ आ जाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं? द्वितीय व्यंजन बोलते हैं। तो क्या होगा? जब भी माँ के बाद माँ आएगा तो ये क्या होगा? ये द्वितीय व्यंजन में परिवर्तन हो जाएगा। इसका मतलब इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। इन दोनों को क्या करना है? साथ में लिख देना है। इन दोनों को हमें क्या करना है? साथ में लिख देना है। सम प्लस मान सम्मान, सम प्लस मति सम्मति, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट नियम देखते हैं माँ से संबंधित। यदि माँ के बाद या र ल व श श स ह में से कोई व्यंजन आए, में से क्या हो? कोई भी व्यंजन आए। किन में से? ये जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है और जो हमारे ऊष्म व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन कोई भी अगर माँ के साथ आ रहे हैं, माँ के बाद आ रहे हैं, तो उसका क्या होगा? वो भी क्या होंगे? अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएंगे। ये भी क्या होंगे? अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएंगे। तो माँ के साथ सिर्फ माँ जब आएगा तब क्या होगा? द्वितीय व्यंजन बनेगा। बाकी सारे के सारे शब्द, बाकी सारे के सारे अक्षर मिलके क्या बनाएंगे? हमारा अनुस्वार बना देंगे। सम प्लस योग संयोग, सम प्लस विधान संविधान, सम प्लस शय संशय, सम प्लस सार संसार, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि का से लेकर माँ तक और ये हमारे अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, कोई सा भी व्यंजन जब हमारा किससे मिल रहा है? माँ से मिल रहा है तो क्या बना रहा है? अनुस्वार बना रहा है, ठीक। और सिर्फ जब माँ से माँ मिल रहा है तब क्या बन रहा है? द्वितीय व्यंजन बन रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ना का णा हो जाना। अब ये नियम कुछ वन वन करके हम देखेंगे, एक एक करके, वन बाय वन। ये क्या है कि ना का णा कब हो जाता है? री र श से परे ना का णा हो जाता है, ठीक। परंतु चावर्ग टावर्ग तावर्ग ला शा और सा का व्यवधान हो जाने पर नाकाणा नहीं होता। अब देखिए ये थोड़ी सी समझने वाली चीज है तो वैसे इजी। अगर ये शब्द सही से हम समझ जाएं कि परिभाषा में क्या लिखा है तो ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है। अगर ये हमारे जो वर्ण है री से ऋषि, रा शा से परे, इन तीनों के बाद में अगर ना आ रहा है, इन तीनों के बाद में क्या आ रहा है? अगर ना आ रहा है तो ये किस में परिवर्तित हो जाएंगे? ये णा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे परि प्लस नाम, अब रा के बाद क्या आ गया? ना आ गया, तो ये ना किस में परिवर्तित हो जाएगा? णा में परिवर्तित हो जाएगा। यहां पर भी प्रा, रा के बाद क्या आ गया? मा आ गया, तो ये किस में? ना हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये णा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दोगे कि भाई यहां पर तो प्रा मतलब रा पहले आ रहा है, मा आ रहा है, उसके बाद ना आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है? ना आ रहा है। तो हमें कहीं पर भी अगर रा के बाद, रा जहां से जुड़ रहा है उसके बाद अगर कहीं पर भी शब्द में ना है तो वो णा में परिवर्तित हो जाएगा। किस कंडीशन में? ये तीन व्यंजन होने चाहिए, ये तीन वर्ण होने चाहिए पहले, यानी जहां से हमारा संधि विच्छेद हुआ है उससे जस्ट पहले ये तीन व्यंजन होने चाहिए। तो क्या होगा? ना कहीं पर भी आ रहा होगा बाद में, वो वहीं पर ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किस में परिवर्तित हो जाएगा? णा में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन ऐसा कब नहीं होगा? ऐसा कब नहीं होगा? कब नहीं होगा? यदि चावर्ग टावर्ग तावर्ग ला शा और सा, यानी इस रा से पहले, इस रा से
पहले क्या हो रहा हो, हमारा कोई भी चा वर्ग का व्यंजन आ रहा हो, कोई भी टा वर्ग का व्यंजन आ रहा हो, कोई भी ता वर्ग का व्यंजन आ रहा हो, या फिर ला शा या सा आ रहा हो, तो हमारा जो ये ना का ना नहीं होगा। ठीक, तो हमारा क्या होगा, ये ना का ना नहीं होगा, ये परिवर्तित नहीं होगा। सिर्फ कब परिवर्तित होगा, जब का वर्ग आ रहा हो या फिर ता था दा कुछ आ रहा हो। ये शब्द नहीं आने चाहिए, ला शा सा नहीं आना चाहिए, ता वर्ग पूरा, हाँ ता था दा नहीं, ता वर्ग पूरा नहीं आना चाहिए, टा वर्ग नहीं आना चाहिए, चा वर्ग नहीं आना चाहिए। तो बचा क्या, का वर्ग बचा। ठीक, पा वर्ग बचा, और क्या बच गया हमारा, री रा शा तो हमने ले ही लिया। ठीक है, और क्या बच गया हमारा इसके अलावा, अंतस्थ व्यंजन में या रा ला, तो ला तो आना नहीं है, या रा भी आ सकता है, वा भी आ सकता है, शा भी नहीं आना चाहिए, सा भी नहीं आना चाहिए, षटकोण वाला शा इधर आ गया। तो इनके साथ अगर ये मौजूद है, इन तीनों के साथ, तो हमारा ना किस में परिवर्तित हो जाएगा, णा में परिवर्तित हो जाएगा। परंतु अगर चा वर्ग दिया हुआ है, टा वर्ग दिया हुआ है, ता वर्ग या फिर ला शा और सा दिया हुआ है, तो क्या होगा, तो हमारा ये ना जो है णा में परिवर्तित नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट नियम देखते हैं, सा का शा हो जाना। ये जो हमारा सा वर्ण है, ये शा कब होगा, तो यदि सा से पहले ए आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए, तो सा का क्या हो जाएगा, शा हो जाएगा। यानी ए और आ को छोड़ के, इन दोनों स्वरों को छोड़ के, इनके अलावा ई ऊ ए, ठीक, या फिर ऐ ओ औ, कोई भी स्वर आ जाए, किसके बाद, किससे पहले, सा से पहले, सा से पहले हमारा कोई भी स्वर आ जाए आ और आ के अलावा, तो क्या होगा हमारा, सा हमारा पेट चिरे वाले शा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अभिषेक, अगर अभिषेक का हम संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा, अभिषेक, ये सा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शा में। क्यों, क्योंकि इससे पहले कौन सा स्वर आ रहा है, ई आ रहा है, इससे पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है। ऐसे ही यहां पर देखेंगे सिद्ध, तो इस सा से पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है, इस सा से पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है, इस सा से पहले क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। तो ए और आ को छोड़कर जितने भी हमारे स्वर हैं, वो अगर सा से पहले आते हैं, तो सा हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में परिवर्तित हो जाएगा, सा हमारा परिवर्तित हो जाएगा शा में। अब एक चीज और है इसमें, जैसे ये मैंने लिख दिया, ये मेरे ख्याल से क्या मतलब, ये चीज गलत है। क्यों, ए और ये नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, देखिए मैंने आपको बताया था कि ए कैसे बनता है, ए बनता है हमारा आ प्लस ई से, तो इसका मतलब आ गया पहले, तो आई जुड़ जाएगा, आ ही क्या होगा, नहीं आ नहीं, बाद में तो ई आ रहा है, इसका मतलब ई जुड़ेगा, तो ई जुड़ेगा, तो इसका मतलब इसको हम ले सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम इसको तोड़ेंगे तो आ अलग होगा, ई अलग होगा, और ई से के बाद में क्या आएगा, सा, तो यानी सा किस में जुड़ रहा है, ई में जुड़ रहा है। तो जब सा ई में जुड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, सा हमारा शा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ अ और बड़ा आ के अलावा किसी भी स्वर के बाद सा आने पर वो शा में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते, देखिए ये हमारी व्यंजन संधि जो थी कंप्लीट हो गई। इतने ही ये नियम है, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपने नोट कर लिए होंगे, अगर नोट नहीं किए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी चीजों का। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको ये चीज समझाई है। अब देखते हैं विसर्ग संधि। अब देखिए विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग संधि भी अपने नाम से अपनी परिभाषा बतला रही है, क्या कि जब विसर्ग का योग होगा, विसर्ग किसी चीज में मिलेगा, विसर्ग का किसी व्यंजन या स्वर से जोड़ होगा, तो वो क्या कहलाएगी, विसर्ग संधि कहलाएगी। क्या है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, तो विसर्ग के बाद कोई भी व्यंजन आ रहा हो या फिर कोई भी स्वर आ रहा हो, उसकी वजह से जो विकार उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे हमने एक शब्द लिखा मन प्लस अनुकूल, इन दोनों को क्या मिला के बना, मनोनुकूल, यानी ये जो हमारी विसर्ग संधि है ये
और आ ने मिलके क्या करा, ओ बना दिया। इस विसर्ग संधि और आ ने मिलके किस में कन्वर्ट हो गई है, ओ में हो गए। ऐसे ही मना रथ, मना रथा तो मनोरथा, इसमें मिलके रा में मिलके भी ये क्या बनाया इसने, ओ ही बनाया। ठीक, तो अब इसके 1 बाय 1 हम नियम देखते हैं कि हमारे विसर्ग संधि के क्या क्या नियम हैं। चलिए सबसे पहला नियम देखते हैं, बहुत ही इजीली सीधे सीधे शब्दों में मैं आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है, विसर्ग के पहले आ, विसर्ग के पहले आ और बाद में आ अथवा, फर्स्ट कंडीशन ये हो गई, विसर्ग के पहले आ हो और बाद में भी क्या हो, आ हो। ठीक, विसर्ग के क्या हो, पहले आ हो और बाद में भी आ हो, अथवा विसर्ग के पहले आ और बाद में वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा या रा ला वा हूं तो विसर्ग का ओ बन जाता है। ठीक, तो पहली कंडीशन हमारी इसमें क्या है कि विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, आ होना चाहिए। विसर्ग आ के बाद लग रहा हो, पहले क्या आए, आ आए, तो ये कंडीशन हो गई। और इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि आ है, विसर्ग से पहले भी आ है और विसर्ग के बाद भी आ है, तो ये क्या बन जाएंगे, ये दोनों मिलके ओ बन जाएंगे। दूसरा केस क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले क्या हो, आ हो और बाद में क्या हो, तीसरे चौथे और पांचवा वर्ण, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वर्ण। कौन सा होगा थर्ड, जैसे का वर्ग का देखें तो हम का और खा को छोड़ दो, ये तो पहले दूसरे हो गए। तीसरा कौन सा हुआ, गा घा या फिर ना। ऐसे ही चा वर्ग में देखेंगे, चा को छोड़ दो, छा को छोड़ दो, जा झा और इया। तो तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण से किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण से मिलने पर और या रा ला वा, ये जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है, इनसे मिलने पर क्या होगा, इनसे मिलने पर भी ये विसर्ग हमारा ओ में परिवर्तित हो जाएगा। ये दो इसमें बातें कही गई हैं कि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद भी क्या आ रहा हो, आ रहा हो, तो ये दोनों मिलके क्या होंगे, विसर्ग हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरी बात, विसर्ग से पहले आ हो और उसके बाद तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो किसी भी वर्ग का, या फिर या रा लावा हो यानी या फिर स्पर्श व्यंजन हो, तो विसर्ग हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ये एग्जांपल है, मना प्लस अनुकूल मनोनुकूल, अधः प्लस गति। अब ये देखिए गा आ गया, इसमें क्या आया, विसर्ग से पहले क्या है, आ है, विसर्ग के बाद भी क्या है, आ है, तो ओ में परिवर्तित हो गया। यहां पर देखें विसर्ग से पहले आ है, आप समझ रहे हैं ना, विसर्ग से पहले आ होने का मतलब आ प्लस धावर्ण प्लस आ, भाई इस धा को तोड़ेंगे तो ऐसे ही तो टूटेगा। उसके बाद क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, यानी विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, आ रहा है। और यहां पर देखें तो विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, गा क्या है हमारा, का वर्ण का तीसरा, का वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो तीसरा वर्ण आ गया, तीसरा वर्ण आ गया, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, तीनों मिलके क्या बनाएंगे, यहां पर क्या होगा, इस विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ओ में हो जाएगा। क्या बन जाएगा, अधोगति बन जाएगा। ऐसे ही यहां पर भी विसर्ग से पहले क्या आया, आ आया, और विसर्ग के बाद क्या आया, बा आया। बा हमारा क्या है, पा वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो यहां पर भी क्या होगा, विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, पहला नियम हो गया। अब देखते हैं हम अपना दूसरा नियम। देखिए बच्चों, इन नियमों को बहुत ध्यान से समझिएगा, और ये सिर्फ आपको थोड़े से प्रैक्टिस से ही याद होने वाले हैं। आप सोचोगे कि आप इसको रट लोगे, रटने में क्या होगा, आप हमेशा कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने और समझें, और उसके बाद क्या करें, बस थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस कर लें। आप देखेंगे कि बहुत ही इजीली संधि आपकी कंप्लीट हो जाएगी और संधि का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब देखिए नियम दूसरा क्या कहता है हमारा, विसर्ग से पहले आ और आ को छोड़कर कोई और स्वर हो। अभी तक हमारा विसर्ग से पहले क्या आ रहा था, आ रहा था। अब क्या है, विसर्ग से पहले आ के अलावा
कोई और स्वर हो, कोई भी और स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो, वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा याराला वा हो, तो क्या होता है, कोई हो तो विसर्ग का रा या रा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, यानी क्या बोला उसने कि विसर्ग से पहले क्या हो, कोई भी स्वर हो हमारा, ई हो, ऊ हो, ए हो, ठीक, सिर्फ क्या ना हो, ए और आ नहीं होने चाहिए, या फिर री भी हो सकता है, कोई भी स्वर हो सकता है। किससे पहले, विसर्ग से पहले। और विसर्ग के बाद में क्या हो, बाद में हमारा कोई भी और स्वर हो, सारे स्वर, या फिर वही तीसरा, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ वर्ण हो, या फिर या, रा, ला, वा या फिर हा हो, तो ये सब मिलके क्या बना देंगे, या तो रा वर्ण बना देंगे या फिर रा व्यंजन बना देंगे। विसर्ग हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, इन दोनों में से किसी एक में परिवर्तित हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल ले ले, नी प्लस आहार। अब देखिए इसका थोड़ा सा मैं आपको तोड़ के दिखाता हूं कैसे बना। अगर हम इस नी को तोड़ें तो क्या बनेगा, ना वर्ण बनेगा, प्लस छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई। नी को तोड़ दिया, अब क्या आ गया, इसके बाद विसर्ग आ गया, तो हमारी कंडीशन आ गई नियम दूसरे की, कि विसर्ग से पहले आ और आ के अलावा कोई और स्वर आ गया है। तो विसर्ग से पहले क्या हो गया, कोई और स्वर आ गया, और विसर्ग के बाद भी क्या आ गया, स्वर आ गया, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, रा में परिवर्तित हो जाएगा। क्या बन जाएगा, निराहार। नी प्लस आहार, निराहार। दूसरा एग्जाम्पल देखें, वही नी से, विसर्ग से पहले ई और विसर्ग के बाद स्वर निराशा, विसर्ग से पहले ई और विसर्ग के बाद धा, हमारा कौन सा है, ता था, दा धा, चौथा वर्ण आ गया, तो चौथा वर्ण आने पर क्या हुआ, ये रा में परिवर्तित विसर्ग हमारा हो गया। चलिए अब देखते हैं तीसरा नियम, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो। अब क्या कंडीशन है, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, जितने भी हमारे 11 के 11 स्वर हैं, कोई सा भी स्वर हो विसर्ग से पहले, और बाद में चा, छा या शा हो। बाद में क्या हो, या तो चा हो या छा हो या शा हो, तो क्या होता है, विसर्ग का शा बन जाता है। यानी कोई भी स्वर प्लस विसर्ग आ जाए, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आए, उसके बाद क्या हो, चा हो, छा हो या शा हो, कोई सा भी वर्ण हो, तो ये क्या मिलके बना देंगे, ये विसर्ग हमारा शा वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। विसर्ग किस में बदल जाएगा, शा वर्ण में। जैसे नी प्लस चल, निश्चल, तो विसर्ग से पहले क्या आ गया, स्वर आ गया, और विसर्ग के बाद क्या आ गया, चा आ गया। ऐसे ही विसर्ग से पहले क्या आ गया, स्वर आ गया, और विसर्ग के बाद छा आ गया, तो निश्चल बन गया। विसर्ग से पहले ऊ आ गया, विसर्ग के बाद शा आ गया, तो विसर्ग हमारा किस में बन गया, शा में परिवर्तित हो गया। ठीक, अब देखते हैं अगला नियम, नियम 4 क्या कहता है, विसर्ग के बाद यदि ता या सा होने पर विसर्ग सा में परिवर्तित हो जाता है। अब इसने विसर्ग से पहले की कोई कंडीशन नहीं दी, विसर्ग के सिर्फ बाद की कंडीशन दी है। इसका मतलब क्या है कि विसर्ग से पहले कुछ भी हो, कोई भी स्वर हो, कोई भी व्यंजन हो, कुछ भी हो, विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, ता और सा होना चाहिए सिर्फ। तो कहीं पर भी अगर विसर्ग के बाद ता और सा आ रहा है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, वो हमारा सा में परिवर्तित हो जाएगा। यानी ता और सा आने पर विसर्ग में क्या हो जाएगा, विसर्ग हमारा सा में परिवर्तित हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, नमा प्लस ते, विसर्ग से पहले क्या आ गया, स्वर आ गया, और विसर्ग के तुरंत बाद क्या आ गया, हमारा ता वर्ण आ गया, तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो गया, सा में परिवर्तित हो गया। नमस्ते हमारा एक नया शब्द बन गया। ऐसे ही नी प्लस संतान, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो या कुछ भी कंडीशन हो, विसर्ग के बाद क्या है, सा है, तो विसर्ग किस में कन्वर्ट हो गया, आधे सा में, सा वर्ण में परिवर्तित हो गया। ऐसे ही दु साहस में विसर्ग हमारा किस में परिवर्तित हो गया, सा वर्ण में। तो ता आए चाहे सा आए, विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, सा में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए पांचवा नियम क्या कहता है विसर्ग का, विसर्ग से पहले ई और ऊ हो,
विसर्ग से पहले क्या हो, ई और ऊ हो, और बाद में क्या हो, का खा टा ठा पा फा में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है, शा में परिवर्तित हो जाता है। अभी तक क्या था कि विसर्ग से बाद में जो हम ले रहे थे वो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ले रहे थे, अब हम किस पे आ गए, पहले दूसरे वर्णों पर आ गए। सिर्फ हमने इसमें क्या छोड़ दिया, एक तो चा वर्ग छोड़ दिया क्योंकि उसका नियम हमने पढ़ लिया, और ता वर्ग छोड़ दिया क्योंकि उसका भी नियम हमने अलग से पढ़ लिया। अब हमारा क्या है, का या खा हो, टा या ठा हो, या फिर पा या फा हो, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएंगे, ये हमारे शा वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। कंडीशन क्या है कि विसर्ग से पहले ई या ऊ होना चाहिए, विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, ई या ऊ होना चाहिए, तो ये हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, शा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे नी प्लस कलंक, विसर्ग से पहले क्या आ गया, ई आ गया, और बाद में क्या आ गया, का आ गया, तो ये जो विसर्ग है इन दोनों के बीच में, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये परिवर्तित हो जाएगा शा वर्ण में, निष्कलंक। ऐसे ही विसर्ग से पहले ऊ विसर्ग और बाद में पा, तो ये क्या हुआ, विसर्ग हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, चतुष्पाद, शा में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही विसर्ग से पहले ई और बाद में फा, निष्फल। ठीक है, तो विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद क्या हो, का खा पा फा या फिर टा ठा हो, तो क्या होगा, विसर्ग शा में परिवर्तित हो जाएगा, पेट चिरे वाले शा में। चलिए नेक्स्ट नियम देखते हैं क्या है, विसर्ग से पहले ए आ हो, क्या हो, विसर्ग से पहले ए आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाता है। किस कंडीशन में, कि विसर्ग से पहले क्या हो, ए हो या फिर आ हो, और बाद में क्या हो, कोई भिन्न स्वर, इन दोनों के अलावा कोई भी भिन्न स्वर, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, कोई भी स्वर हो बाद में, इनसे दोनों से भिन्न, ए नहीं होना चाहिए ना आ होना चाहिए, इन दोनों से भिन्न कोई भी स्वर हो, तो क्या होगा, ये विसर्ग हमारा विलुप्त हो जाएगा, विसर्ग विलुप्त हो जाएगा और दोनों चीजें आपस में जुड़ जाएंगी। जैसे अतः प्लस एव अतएव, मनः प्लस उच्छेद मनुच्छेद। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये विसर्ग का लोप हो जा रहा है, विसर्ग क्या हो रहा है, विलुप्त हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि विसर्ग से पहले क्या है, आ है हमारा स्वर, और बाद में क्या है, कोई भिन्न स्वर है, तो विसर्ग क्या हो रहा है, गायब हो जा रहा है, लुप्त हो जा रहा है। ठीक, आखिरी इसका नियम है हमारा 7वां नियम, इसके टोटल 7 नियम है बच्चों, तो ये आखिरी नियम है हमारा। आखिरी नियम क्या कहता है, विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद का या पा हो, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विसर्ग से पहले क्या हो, आ हो, और विसर्ग के बाद क्या हो, का या पा हो, तो विसर्ग हमारा ऐसा का ऐसा ही शब्द में आ जाएगा। अंतःकरण तो अंतःकरण ही होगा, ये अधःपतन तो अधःपतन ही होगा। विसर्ग से पहले क्या हो, आ हो, और विसर्ग के बाद का या पा में से कोई एक वर्ण आ रहा हो, तो विसर्ग हमारा परिवर्तित नहीं होगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आज व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आ गई होगी, और स्वर संधि में इससे पहले वाले लेक्चर में आपको करा चुका हूं। अब मैं जो आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा वो होंगे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक संधि। संधि के में सारे के सारे जो बहुत बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, जो ट्रिकी से ट्रिकी और लॉजिकल से लॉजिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर चलती रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, मजे में रहिए, पढ़ते रहिए।